हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 11 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 11 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोगों ने कल इंपॉर्टेंट 6 ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो 5वीं बैठक होगी ये दिल्ली में आयोजित की जाएगी 17 से 20 अक्टूबर तक। बुर्किनो फासो जो कि एक वेस्ट अफ्रीकी देश है, इसके नए राष्ट्रपति कैप्टन इब्राहिम ट्रोरे बन गए हैं। अमित शाह ने भी हाल ही में सिक्किम की राजधानी गंगटोक में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर और राष्ट्रीय डाक दिवस 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जो कि है उमा भारती जी, इन्होंने शराबबंदी की मुहिम के तहत 2 महीने तक के लिए भवन त्यागने की घोषणा कर दी है। क्रू 5 मिशन लॉन्च किया गया है। ये एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स से रिलेटेड है, जो कि अब मिल करके नासा के साथ कार्य कर रही है। और वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय बने हैं नितिन मेनन। माफ कीजिएगा, आज मुझे जुकाम हुआ है, तो नितिन मेनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक जानकारी दे दूं, जो एप्लीकेशन में मुझसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, चाहे वह एसएससी बैच हो, चाहे एनडीए बैच हो, चाहे आपका जितने भी बैच है जिसमें मैं आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ा रही हूँ, उसमें वीडियो आप लोगों को नहीं मिल रही होगी। रीजन ये है कि फीवर इस समय बहुत चढ़ा हुआ है। यहाँ के वीडियो के लिए मैं टाइम निकाल लेती हूँ ताकि आप डेली अपडेट रहें। उसमें मैं आप लोगों को टॉपिक वाइज चीजें कवर कराती हूँ, आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए। जैसे एनडीए है तो एनडीए के हिसाब से कंटेंट, एसएससी है तो एसएससी के हिसाब से, है ना। और अक्टूबर में आपके कोई एग्जाम नहीं होने हैं। 1 नवंबर में एग्जाम बिहार सचिवालय का, उसके बाद फिर जनवरी के टाइम में है। और करंट अफेयर में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं होता, आप जानते ही कंटेंट एकदम सेलेक्टेड होता है, तो उसके लिए चिंता मत करिए। मैं आप लोगों को टाइमली सारी चीजें, एक एक पॉइंट कुछ भी छूटेगा नहीं, सब कुछ कवर करा दूंगी। थोड़ा सा हेल्थ इशू है, ये मैं रिकवर कर लूँ उसके बाद, ठीक है। 1-2 दिन ही लगेंगे, ज्यादा नहीं। हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का सकल घरेलू उत्पाद का अनुमान इसने कितना लगाया है। तो अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, इस साल यानी वित्तीय वर्ष भारत का जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद है, ये 6.5% रहने वाला है। हालांकि यदि देखा जाए तो लगातार 3 बार, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर में ये जो पूर्वानुमान घोषित किया है वर्ल्ड बैंक ने, ये 3 बार घटाया है। 3 बार कैसे? पहले अप्रैल में इसने प्रेडिक्ट किया कि भारत की ग्रोथ रेट 8% होगी, मतलब 8.7 से घटाया तो 8 बता दिया। फिर इसने जून के महीने में कह दिया नहीं, 8 नहीं होगी, 7.5% होगी। और अब तीसरी बार इसने कह दिया कि भाई 7.5 भी नहीं होगी, भारत की जो अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद है ये 6.5% रहने वाला है FY यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में। बैंकों का बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। इसका जो संचालन शुरू हुआ था ना, ये शुरू हुआ था 1945 से। वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड मलपास ये वर्ल्ड बैंक के 13वें क्रम के प्रेसिडेंट है, बिलोंग करते हैं अमेरिका से। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंदर मिटगिल बनाए गए हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक में जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, इनका नाम क्या नाम है? ये भी भारतीय मूल की है, एसबीआई की एमडी रह चुकी है। नाम क्या हो जाएगा? अंशुला कांत। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेलीकॉम कंपनी है ऑप्टस, ये साइबर हमले की चपेट में आई है। सवाल ये है कि किस देश से संबंधित है। तो ऑप्टस जो कंपनी है ये हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया से, जो कि अभी हाल ही के दिनों में साइबर हमले के कारण चर्चे में आई थी। यहाँ 1.2 मिलियन ग्राहक है, जो कि इनके पर्सनल डेटा के साथ छेड़छाड़ किया गया है। अभी तक इस देश का सबसे बड़ा साइबर हमला इसे माना जा रहा है, जो कि इस घटना ने 10 मिलियन ग्राहकों को प्रभावित कर दिया है। 10 मिलियन यानी कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी का 40% हिस्सा इस साइबर अटैक के कारण प्रभावित हुआ है। पर्सनल डेटा से छेड़छाड़ इसमें देखने को मिली है। इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप देख सकते हैं, ये पूरा ओसेनेशिया वाला क्षेत्र है, जहां ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल हो जाएगी ये हो जाएगी कैनबरा। करेंसी हो जाएगी डॉलर। और एंथनी एल्बनीज यहाँ के कौन हो जाएंगे? प्रधानमंत्री हो जाएंगे। ऑसिन डेक्स एक्सरसाइज आप लोगों को मालूम ही है, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है। इसके अलावा अभी बीते 1 से 2 महीनों में एक और एक्सरसाइज हम लोगों ने पढ़ी है। एक्सरसाइज का नाम क्या हो जाएगा? पता नहीं क्यों जब हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं तभी ये पेन हैंग करता है। काकाडू एक्सरसाइज। और एक बहु एक्सरसाइज, यानी काफी सारी कंट्रीज जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। पिच ब्लैक एक्सरसाइज, जिसका आयोजन ये ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया था। और एक और प्रश्न एग्जाम में, एक कॉमन क्वेश्चन है, कुलगाड़ी और कलगुरली, ये विश्व प्रसिद्ध दो क्या है? सोने की खदानें।
कहाँ है पूछा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगी। इसके अलावा पिच ब्लैक एक्सरसाइज हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा जो पौधा है ना, पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलस, इसकी खोज अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में ही की गई है। साइबर हमले की बात की जा रही है, तो यहां से साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स यदि आप रिलेट कर सको, यहां लिख देती हूँ। रिसेंटली जो साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज किया गया था, इसमें इंडिया बड़ी हालत खराब है भाई, जुकाम चल रहा है। इंडिया 10वें स्थान पर थी और इसमें टॉप पर कौन था? टॉप पर यूएसए हो जाएगा, है ना। ऑस्ट्रेलिया के बारे में डिस्कशन कर लिया। एक और साइबर हमला यदि आप रिलेट करोगे, ये आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है, कोलोनियल तेल पाइपलाइन। ये साइबर हमले के कारण चर्चे में थी, ये अमेरिका से रिलेटेड हो जाएगी। इसका इल्जाम रशिया पर डाला गया था। और एक पेगासस स्पाईवेयर, ये भी आपके एग्जाम का पार्ट बन चुका है। पेगासस स्पाईवेयर एक जासूसी सॉफ्टवेयर आप इसे कह सकते हैं। ये इसराइल से रिलेटेड हो जाएगा, लास्ट ईयर चर्चे में था। और अभी हाल ही में रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच में एक एनोनमस हैकर ग्रुप है, इसने रशिया के खिलाफ साइबर हमले की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है? तो रिसेंटली जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय है, इसके द्वारा चीता टास्क फोर्स का गठन किया गया है। जो कुनो नेशनल पार्क है ना, मध्य प्रदेश के नक्शे में मैंने आप लोगों को श्योपुर जिला दिखाया था, तो श्योपुर जिले का ये जो कुनो नेशनल पार्क है, जहां अभी हाल ही में नामीबिया से अफ्रीकी चीते लाए गए हैं और बसाए गए हैं, यहाँ इसी के लिए 9 सदस्यीय यानी कि 9 लोगों का एक कार्यबल गठन किया गया है, जो एनटीसीए है। एनटीसीए यानी कि नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी चीता कार्यबल के कामकाज को सुविधाजनक बनाएगा और सभी आवश्यक सहायता जो इसमें जरूरत पड़ सकती है, इसकी पूर्ति करेगा। आपको ये मैं बता दूं, टाइगर सर्वे रिपोर्ट, ये भी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट रिलीज की जाती है। इसकी अभी तक 4 रिपोर्ट रिलीज की जा चुकी है। हर 4 साल में रिपोर्ट रिलीज की जाती है, तो जो चौथी रिपोर्ट है ना, 2018 में रिलीज की गई थी। और इसमें यह बताया गया था कि भारत में टोटल 2967 टोटल बाघों की संख्या, चौथी की बता रही हूँ, तो नेक्स्ट रिलीज अब जल्दी होनी है। 2967 टोटल है बाघ, जिसमें कि मध्य प्रदेश में सबसे बाघ, ये टाइगरों की संख्या टोटल भारत में 2967 है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है, 526 है। ठीक है। खेल मंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में? अनुराग ठाकुर है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा एडिशन हरियाणा के पंचकुला में आप लोगों को मालूम ही है, और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे एडिशन में टॉप पर कौन हो जाएगा? हरियाणा ही रहा था। फिर यदि मैं बात करूं कृषि मंत्री कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हो जाएंगे। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी मुरैना मध्य प्रदेश है। जानवरों के लिए पहली कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम हो जाएगा एनकोवैक्स, ये नरेंद्र सिंह तोमर ने ही लॉन्च की थी। रक्षा मंत्री हो जाएंगे राजनाथ सिंह। सूरत और उदयगिरी युद्धपोत, दो नाम आप लोगों को याद होगा, ये एनडीए का सवाल बन चुका है। सूरत और उदयगिरी ये रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ही लॉन्च किए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड का एक शहर है, यहाँ मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक लॉन्च की गई है। लॉन्च की किसने है? एस जयशंकर ने, जो कि प्रेजेंट टाइम में हमारे केंद्रीय विदेश मंत्री हो जाएंगे। अभी ये न्यूजीलैंड के दौरे पर थे, जहां इन्होंने इस पुस्तक का विमोचन किया है। एस जयशंकर ये तो है विदेश मंत्री। विदेश सचिव कौन हो जाएंगे? विदेश सचिव हो जाएंगे विनय मोहन क्वात्रा, जो कि पहले नेपाल में भारत के राजदूत थे, लेकिन अब नेपाल में भारत के राजदूत कौन है? नवीन श्रीवास्तव है। तो अभी ऑस्ट्रेलिया हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ऑस्ट्रेलिया के पास ये है न्यूजीलैंड, जिसकी कैपिटल हो जाएगी वेलिंगटन, करेंसी हो जाएगी डॉलर। अभी ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ना, जो कि ऑकलैंड, ऑकलैंड मोस्ट लिवेबल सिटी 2021 का ये रहा था। स्पष्ट लिख देती हूँ, मोस्ट लिवेबल यानी कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर कब? 2021 में ये ऑकलैंड था। लेकिन अब अपडेट करते यदि हम चले, 2022 में कौन रहा? वियना, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल हो जाएगी।
मनसुख मंडाविया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन से यानी कि 17 सितंबर से रक्तदान अमृत महोत्सव इसकी शुरुआत की थी। नितिन जयराम गडकरी जी केंद्रीय सड़क मंत्री हैं, इन्होंने भारत का पहला एलएनजी संयंत्र लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी कि नागपुर से लॉन्च किया था। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, इनका निर्वाचन क्षेत्र गुजरात का गांधीनगर है। कल ही इन्होंने गंगटोक में, जो कि सिक्किम की राजधानी है, यहाँ सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया था। ठीक है, और श्रीनगर में स्टेच्यू ऑफ पीस का अनावरण कर चुके हैं। अगला प्रश्न, यूनिसेफ ने हाल ही में एक रिपोर्ट रिलीज की है जिसमें कि जो दक्षिण पूर्वी एशिया का ऐसा कौन सा देश है जिसमें कि 10 लाख लोग से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। तो अभी हाल ही में म्यांमार में, मतलब कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ था ना, आप लोगों को मालूम है, यहाँ की जो नेता थी आंग सांग सूकी, इन्हें गिरफ्तार किया गया था, बाद में यहाँ सेना का शासन आ गया था। तो उसके बाद से यहाँ से 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, मतलब कि इस एरिया को छोड़ करके जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पलायन को मजबूर लोगों में से आधे से अधिक जो है उत्तर पश्चिमी संघाई क्षेत्र में है। अब मैं आपको बताऊं, इंडिया के नक्शे में यदि आप देखेंगे तो ये जो 4 राज्य है ना, ये म्यांमार की सीमा से साझा कर रहे हैं। और इत्र तित्र यदि देखा जाए तो यहाँ की जो जनता है म्यांमार की, ये भारत की तरफ भी पलायन कर रही थी, ऐसी रिपोर्ट में कहा गया था। तो कई बार ऐसा पूछा जाता है कि मतलब ऐसी कौन सा भारतीय राज्य जो कि इस देश से सीमा साझा करता है या नहीं करता। नेपाल का पूछा जाता है, बांग्लादेश का पूछा जाता है। खैर, आज म्यांमार का डिस्कशन आया है ना, तो म्यांमार से सीमा साझा करने वाले 4 भारतीय राज्यों के नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ट्रिक भी बता दूंगी ताकि इजिली आप याद रख सके। ये जो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा नागालैंड, और नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा मणिपुर, और फिर एक और नीचे आ जाएंगे तो ये हो जाएगा मिजोरम। अब ट्रिक क्या है याद करने की, बहुत आसान ट्रिक है। आपके घर में कोई अरुणा मामी है क्या? नहीं है तो ट्रिक याद कर लो, अरुणा मामी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये ट्रिक है। ऐसे 4 भारतीय राज्य जो कि म्यांमार की सीमा से साझा करते हैं। म्यांमार की राजधानी हो जाएगी नायपीडो, करेंसी हो जाएगी क्यात। इम्बेक्स एक्सरसाइज है जो कि भारत और म्यांमार के बीच में आयोजित की जाती है। यहाँ की जो सबसे लंबी नदी आप देख पा रहे हैं बह रही है, दैट इज इरावदी नदी। अराकान योमा पर्वत है जिसकी ऊंची चोटी है विक्टोरिया, इसी के माध्यम से भारत और म्यांमार है जो कि सेपरेट होते हैं। अफगानिस्तान में जब तालिबानियों का शासन आ रहा था तो यहाँ से भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय सरकार ने जो ऑपरेशन चलाया था, इसका नाम क्या दिया था? ऑपरेशन देवी शक्ति। जबकि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, इसका नाम था ऑपरेशन गंगा। ये आपके बीपीएससी का और का एग्जाम का पार्ट बन चुका है। नेपाल में भी, सॉरी नेपाल नहीं, श्रीलंका में यदि हम देखें ना तो इस समय आर्थिक संकट गहराया हुआ है, आर्थिक आपातकाल से ये गुजर रहा है। अगला प्रश्न है, धर्म परिवर्तन करने वाले दलितों के लिए अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट की स्थिति की जांच करने के लिए जो गठित आयोग है, इसके जो प्रमुख बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं न्यायमूर्ति के.जी. बालाकृष्णन। तो केंद्र सरकार ने उन व्यक्तियों को एससी यानी कि अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना पर विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई है और इसी के अध्यक्ष के रूप में के.जी. बालकृष्णन की नियुक्ति की गई है। जो मतलब आयोग का नियुक्त किया गया है, मतलब जो ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जाति के हैं लेकिन हिंदू, बौद्ध, सिख और अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं, तो इसी की जांच करने के लिए ये समिति है। 2 साल में ये रिपोर्ट अपनी सौंपेगी। विजय सापला की यदि मैं बात करूं तो ये एससी आयोग, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष है। अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी आयोग के पूछा जाए तो हर्ष कुमार है। इकबाल सिंह लालपुरा, अल्पसंख्यक आयोग, इसके अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने गरीबी और साझा समृद्धि रिपोर्ट 2022 प्रकाशित की है? तो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड बैंक है, इसने गरीबी और साझा समृद्धि यानी कि पॉवर्टी एंड शेयर प्रॉस्पेरिटी रिपोर्ट ये रिलीज की है, जिसमें कि उच्च खाद्य और ऊर्जा की कीमतों ने कैसे ऊंचाइयां छुई है कोविड-19 के बाद, जिस हिसाब से महंगाई
बढ़ी है और कौन कौन से मोस्टली देश है जो कि इस महंगाई के बढ़ने के बाद प्रभावित हुए हैं, किस क्षेत्र पर इस महंगाई का या गरीबी का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला है, इन सभी पर कुल मिलाकर के एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें बताया गया है कि अत्यधिक गरीब उप सहारा अफ्रीकी देशों में केंद्रित है। मतलब कि सबसे ज्यादा गरीबी है ना जो, ये उप सहारा अफ्रीकी देशों में देखने को मिल रही है, जिसमें कि गरीबी दर 35% है और अत्यधिक गरीबी में लोगों का 60% हिस्सा शामिल है। रिपोर्ट रिलीज की है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक की जो डिटेल है क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इसने ये रिपोर्ट रिलीज की है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक और रिपोर्ट आप रिलेट कर सकते हो। डूइंग बिजनेस रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है। और WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट रिलीज की है। अच्छा, भारत ने मलेरिया मुक्ति का लक्ष्य क्या रखा है 2030? अब देखो क्वेश्चन ना रिपोर्ट जारी करने से लेकर के है, इसलिए क्वेश्चन मैंने वैसे ही पिक किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, ये किसने रिलीज की है? IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व स्वास्थ्य, माफ कीजिए, विश्व व्यापार संगठन। तो दुनिया में ना जो व्यापार से रिलेटेड जो भी रिपोर्ट रिलीज की जाती है वैश्विक ट्रेड को लेकर के, ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है। अभी हाल ही में जेनेवा जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, 2022 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड, फिलिप एच डाय वविगो, इन सभी ने अर्थशास्त्र का पुरस्कार अपने नाम किया है। तो 6 कैटेगरी में अवार्ड मिल चुके हैं। इकोनॉमिक्स में जो अवार्ड है 3 लोगों को मिला है। इसमें विशेष रूप से वित्तीय संकट कह लीजिए आप, कोविड-19 के दौरान अर्थव्यवस्था में बैंकों की भूमिका के बारे में हमारी समझ में काफी सुधार किया है इनके द्वारा जो रिपोर्ट और रिसर्च रिलीज की गई है। और साथ ही में इनके रिसर्च में ये खोज निकाली गई है कि बैंक है हमारे जीवन में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और कैसे इसे पतन से बचाना महत्वपूर्ण है। तो फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन फ्रांसिस कैलेसर, एंटोन जिलिंगर। चिकित्सा में स्वांते पैबो, रसायन में मॉर्टिन मेंडल, आरजे बैटोर्जी, केवेरी शार्प। साहित्य में एनी एनॉक्स। अर्थशास्त्र का मैंने बता ही दिया है। तो 1 2 3 4 5, नहीं ये अर्थशास्त्र का नहीं होगा। ये कौन सी कैटेगरी होगी? फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, मेडिकल, रसायन, ये शांति का हो जाएगा, है ना, ये शांति का होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे मैं मॉडिफाई कर दूंगी, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव कौन बना है? अब इस प्रश्न में आप कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि मैं आपको बीते 2 सालों से ये बता रही हूँ कि सौर ऊर्जा से संचालित भारत का पहला गांव बाचा गांव है। ये पढ़ा है आप लोगों ने मुझसे, जो कि बिल्कुल सही भी है। बाचा गांव कहाँ है? बैतूल में है। बैतूल कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। लेकिन क्वेश्चन स्पष्ट पढ़िए, 24/7 चौबीसों घंटे सौर ऊर्जा से संचालित भारत के जो पहला गांव बना है, ये बना है मोढेरा। मोढेरा जो कि गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3900 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की नींव रखी है। गांव में एक ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट है। इसमें बिजली पैदा करने के लिए घरों में स्थापित 1 किलोवाट क्षमता वाले 1300 से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम है। इससे सोलर पैनल से दिन में गांवों को बिजली मिलेगी। और फिर सज्जनपुरा गांव में BSS यानी कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम स्थापित किया गया है। अभी गुजरात के दौरे पर भी तो थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हालांकि ये जो मोढेरा गांव है ना, गुजरात में पुष्पावती नदी के तट पर स्थित है। चालुक्य शासन के दौरान निर्मित एक सूर्य मंदिरों में से एक प्रसिद्ध है। ये आपकी UPSC लेवल का सवाल बनता है, मतलब ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन यदि ये 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव का डिस्कशन आया तो थोड़ा डीप में पूछा जाएगा ना, तो पूछ लिया जा सकता है। ये जो चर्चे में रहा गाँव था किस नदी के किनारे है? तो याद रखेंगे पुष्पावती नदी के किनारे है। वियान गांव जम्मू कश्मीर में है, जो कि अपनी सभी वयस्क आबादी का 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव बना था। इस प्रश्न का राइट आंसर मोढेरा है ना, मोढेरा है। मोढेर लिखा है, मॉडिफाई कर दूंगी। बाचा के बारे में डिस्कशन कर लिया। मंडला ये मध्य प्रदेश का एक जिला है जो कि आदि भारत का पहला कार्यात्मक रूप से 100% आदिवासी साक्षर जिला बना है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस तो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ ही जो राष्ट्रीय डाक दिवस है ये भी 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। 9 अक्टूबर को मैंने क्या बताया था?
अंतरराष्ट्रीय डाक दिवस। 8 अक्टूबर को इंडियन एयर फोर्स ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। हालांकि हम यहाँ बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, यानी कि विश्व स्वास्थ्य की। तो 1992 में वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ की पहल पर इसकी शुरुआत की गई थी। इस बार की थीम है मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण को वैश्विक प्राथमिकता बनाए। तो ये थे पूरे 10 पूरे 10 नए क्वेश्चन थे आज की पूरे अपडेट। तो गेल के अध्यक्ष सीएमडी संदीप कुमार गुप्ता बने। एक सवाल कल का था, आज का सवाल आप लोगों के लिए कि एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान की शुरुआत की है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। टेलीग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कल्याणी मैम पीडीएफ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है, डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच।